बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 16 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज बॉयलिंग, इवेपोरेशन, कंडक्शन, थर्मियोनिक एमिशन। कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं एक हॉट मेटल सरफेस से, उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन है। जो नेक्स्ट MCQs है, द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम ए हॉट कैथोड सरफेस आर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। हॉट कैथोड सरफेस से पार्टिकल्स जो इमिट होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज। इस गेट के ज़रिए से कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है? तो ये बेसिकली एंड गेट के आगे बबल अटैच किया गया है, यानी कि एंड के आगे नॉट लगाया गया है। तो ये कौन सा बनेगा? नैंड गेट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, एंड गेट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट्स, नैंड गेट्स। तो दो नैंड गेट्स को आपस में मिला दें तो उससे हमारे पास कौन सा गेट बनता है? एंड गेट बनता है। फिफ्थ पॉइंट है, द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट नॉर गेट इज वन व्हेन A is 1 and B is 0, A is 0 and B is 1, both A and B are 0, both A and B are 1। आउटपुट टू इनपुट नॉर गेट की 1 कब होगी? तो इसमें बेसिकली अगर हम और गेट को देखें तो और गेट में क्या होता है, जब दोनों कोई एक भी 1 हो जाए तो 1 हो जाती है, यानी कि जब दोनों 0 हों तो 0 होगी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। जब दोनों 0 होंगे तो तब क्या होगा? आउटपुट 1 होगी। तो इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी आर 0। इसके बाद 6 है, इफ़ x इक्वल टू ए डॉट बी देन x इक्वल टू 1, x इज़ 1 व्हेन, यानी कि x 1 कब होगा? जब ये हमारे पास कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो x 1 उस वक्त होता है एंड गेट में जब दोनों 1 हों। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए एंड बी बोथ आर 1, ए ऑप्शन आएगा। इसके बाद 7th MCQs है, दी आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ 0 व्हेन, नैंड गेट की आउटपुट 0 कब होती है? तो नैंड गेट की 0 उस वक्त, नैंड गेट की आउटपुट 0 उस वक्त होगी जब दोनों उसके जो आउटपुट हैं वो 1 होंगे। ये बेसिकली एंड गेट का अपोजिट है। तो एंड गेट में जहाँ पर दोनों इनपुट्स 0 होते हैं वहाँ पे ये 1 होता है, वहाँ पे 0 होता है, तो बेसिकली क्या आएगा? ये इसका अपोजिट आ जाएगा, नैंड गेट। इसके बाद हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 6.1 है, डिस्क्राइब यूजिंग वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस व्हाट हैपन्स व्हेन ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि हमने क्या करना है, एक सिंपल डायग्राम की मदद से क्या बताना है कि जब एक नैरो बीम इलेक्ट्रॉन की पास करती है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से और दूसरी बार कहाँ से? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस वक्त क्या होता है? और दूसरा रिजल्ट बताना है कि उस टाइम उस चार्ज कौन सा होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? वी कैन सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स प्लेस्ड हॉरिजेंटली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्या किया जा सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि दो डिफरेंट पोटेंशियल हम अप्लाई कर देंगे पैरेलल प्लेट्स को, जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में रखी जाएंगी। जैसा कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक प्लेट जो है और दूसरी प्लेट जो है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। When an electron beam passes through the two plates, जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी इन प्लेट्स में से, it can be seen that the electrons are attracted towards the positive plate। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। इनको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन क्या करते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। The reason for this is that electrons are attracted by the positive charges are repelled by the negative charges due to force F equal to QE। अब इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तो ये कि ये भी नेगेटिव प्लेट है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दूसरा, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से भी ये क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाती है। द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड।
यानी कि ये जो रे है, इलेक्ट्रॉन की रे है, ये कितनी बेंड करेगी, ये डिपेंड करता है कि हम इन प्लेट्स को कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का ऑप्शन है कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसको देखेंगे। नाउ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग अ हॉर्स शू मैग्नेट। एक हॉर्स शू मैग्नेट, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, यू शेप का है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। We will notice that the spot of the electron's beam on screen is getting deflected from its original direction। कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम यहाँ से सीधी चलती हुई जब इस हॉर्स शू मैग्नेट के पास आती है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जब वो इसमें से गुजरेगी तो ये रे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट, वी विल सी दैट स्पॉट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हम क्या करें कि अगर इस हॉर्स शू को इसकी डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि एन नॉर्थ उस तरफ ले जाएं, साउथ इस तरफ ले आएँ, तो तब हम देखेंगे पहले ये नीचे की तरफ बेंड हो रही है अगर, तो तब क्या होगी, ऊपर की तरफ बेंड करेगी, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स की जो वर्किंग है उसको डिस्कस करना है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या चीज़? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक करंट की चेंज और या पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है उसका बेसिकली एक ग्राफिकल व्यू हमें देती है। कैथोड रे ट्यूब क्या है? द इंफॉर्मेशन displayed on a screen of a cathode ray tube। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है करंट या वोल्टेज की, वो कहाँ पे शो की जाती है? कैथोड रे ट्यूब पे। दिस स्क्रीन appears as a circular or rectangular window usually with the centimeter graph superimposed on it। ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली सर्कुलर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जिसके ऊपर ग्राफ हमारे पास शो होता है। अगर CRO कभी आपने देखी हो तो CRO की स्क्रीन सर्कुलर भी हो सकती है और हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल भी हो सकती है। तो इसके ऊपर जो ग्राफ है हम पोटेंशियल का या करंट का हम उस पर इजीली देख सकते हैं। अब कंपोनेंट्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के कौन से हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: द इलेक्ट्रॉन गन, द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, हॉरिजेंटल हैं और वर्टिकल हैं, और उसके बाद ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर बताया गया है कैथोड रे ट्यूब के एंड पे कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो अब हम तीनों पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है। द इलेक्ट्रॉन गन consists of an electron source which is an electrically heated cathode that ejects electrons। इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज़ है? एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो इलेक्ट्रिकली हीट किया गया होता है और वो क्या करता है, इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन सोर्स है तो क्या काम करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन गन आल्सो हैज़ एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड G फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इन द बीम। इस इलेक्ट्रॉन गन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड होगा जिसको ग्रिड G का नाम दिया जाता है। वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन्स को जब वो बीम में से पास होंगे। द ग्रिड इज कनेक्टेड टू ए नेगेटिव पोटेंशियल। ग्रिड को जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है वो नेगेटिव होता है। द मोर नेगेटिव दिस पोटेंशियल द मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द ग्रिड एंड हेंस फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड एंड द स्क्रीन। के बेसिकली क्या होगा, अब जितना हम नेगेटिव पोटेंशियल उस ग्रिड को प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे और कम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रीच करेंगे एनोड तक या स्क्रीन तक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन लाइट। ये जो स्क्रीन हमारे पास कितनी ब्राइट होती है, जैसे हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन है तो मोबाइल की स्क्रीन को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो CRO की जो ब्राइटनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं। Hence the negative potential of the grid can be used as brightness control
The anode is connected to positive potential and hence is used to accelerate the electrons. जो नेगेटिव पोटेंशियल है ग्रिड का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, ये आपको पहले बता चुका हूँ. द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन. और जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएं, एक्सेलरेट कर जाएं. द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू ए फाइन बीम एज दे पास थ्रू द एनोड. जब वो एनोड से पास होते हैं तो क्या होते हैं, वो एक फाइन बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में क्या होता है, आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस बिटवीन अ पेयर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेट्स. हमारे पास डिफ्लेक्टिंग वो जो होती है क्या कहते हैं, पेयर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेट्स के पास पहुंचती है जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है. इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकली थी, आगे ग्रिड था, ग्रिड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हुए और कुछ एक बीम की सूरत इख्तियार कर गया, फिर आगे उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया. तो एक्सेलरेट होने के बाद वो कहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे पहले जो हैं वो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दीज प्लेट्स डिफ्लेक्ट द बीम इन ए वर्टिकल प्लेन. इनके दरमियान क्या किया जाता है, पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है. पोटेंशियल प्रोवाइड करने से क्या होता है, उस जो बीम को हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं वर्टिकल प्लेन में. यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड की प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा कर देते हैं और सपोज लेफ़्ट साइड वाली हमारे पास है और उसको हम क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम उसकी तरफ रिपेल होगी तो जितना हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा रिपेल होगी. तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दीज प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स द बीम इन वर्टिकल पेयर. द पेयर ऑफ in vertical plane, the pair of plates provides the y-axis or vertical movement of the spot on the screen. अब ये जो प्लेट्स हैं इनकी मदद से क्या होता है, वाई एक्सिस बनता है स्क्रीन पर, या वाई एक्सिस में जो वर्टिकल मूवमेंट है स्पॉट की वो हमें स्क्रीन पर नज़र आती है. ए पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स प्रोवाइड द एक्स एक्सिस और हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन. इसी तरह आगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी मौजूद होती हैं और ये क्या काम कर रही होती हैं, ये हमारे पास हॉरिजेंटल मूवमेंट उस पॉइंट की दिखा रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर. यानी कि जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कंट्रोल कर रही होती हैं और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है उसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कंट्रोल कर रही होती हैं. इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिस जो एंड पर मौजूद होती है. द स्क्रीन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ फॉस्फर. थिन लेयर होती है फॉस्फर की, फॉस्फर एक मटेरियल है, उसकी एक थिन लेयर होती है जो कैथोड की स्क्रीन है, which is material that gives the light as a result of bombardment of fast moving electrons. ये क्या है, एक मटेरियल है जो क्या काम करती है, लाइट प्रोवाइड करती है जब उसके ऊपर बम्बारमेंट की जाती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की. तो इसमें आपको तीनों हिस्से बताए. सबसे पहला जो था वो हमारे पास कौन सा था, इलेक्ट्रॉन गन थी. उसके बाद दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये वाली, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप. ऑसिलोस्कोप के यूजेस कौन कौन से हैं. तो CRO इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस, डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म्स, मेजरिंग वोल्टेजेस, रेंज फाइंडिंग एज इन रडार, इको साउंडिंग टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी बेड्स. द CRO इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले हार्ट बीट्स. तो बेसिकली CRO को वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टेजेस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह इको साउंडिंग होती है. तो ये तमाम चीज़ें इनमें क्या किया जाता है, CRO इस्तेमाल की जाती है. वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो लैपटॉप या कंप्यूटर या TV सही करने वाली जो रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी ये CRO इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जब उसमें से करंट पास करेगा, वोल्टेज पास करेगी, तो उसका एक ग्राफ बनता है उस वोल्टेज या ग्राफ करंट का. तो वो देखने के लिए हम CRO इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग एन ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन हाउ द फिलामेंट इज हीटेड. फिलामेंट हीट कैसे करता है जब ऑसिलोस्कोप हम यूज़ कर रहे हो. तो फिलामेंट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट एक्सटर्नल बैटरी. व्हेन इट इज हीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. ये बेसिकली क्या है, एक 6 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच होता है फिलामेंट. तो जब उसको हीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स को ये सलाहियत मिल जाती है कि वो फ्रीली मूव कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड. फिलामेंट को हीट क्यों किया जाता है. तो फिलामेंट व्हेन हीटेड विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस.
जब उसको हिट किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा अपनी सरफेस से। इसके बाद थर्ड इसका क्वेश्चन है, व्हाई द एनोड पोटेंशियल इज केप्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव रखा जाता है कैथोड पोटेंशियल की निस्बत। इसकी रीज़न क्या है? व्हेन द कैथोड इज कनेक्टेड टू द एनोड बाय एन एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई, a narrow beam of fast electrons will move to the anode। जब क्या किया जाएगा कि कैथोड को कनेक्ट किया जाएगा एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई से, तो एक नैरो बीम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की मूव करेगी एनोड से। दैट इज वाई द एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड पोटेंशियल। तो ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से जो एनोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। फोर्थ है, वाई अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पे लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है? तो ड्यू टू लार्ज पोटेंशियल अ नैरो बीम ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। लार्ज पोटेंशियल की वजह से जो नैरो बीम है फास्ट इलेक्ट्रॉन्स का वो मूव करेगा एनोड की तरफ। वाई द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट क्यों की जाती है? ट्यूब इज इवैक्यूएटेड सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकली ईजिली, कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकें और कंडक्ट इजीली कर सकें। हाई प्रेशर विल काज हिंड्रेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। बेसिकली उनको इवैक्यूएट इस वजह से किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकें। अगर इवैक्यूएट नहीं होगा, उसके अंदर एयर मौजूद होगी, उस पर ज़रात पे कोई चार्ज हो सकता है तो वो उसकी वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से उसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.5, What is electron gun? Describe the process of thermionic emission। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इलेक्ट्रॉन गन, an electron gun is used to investigate the properties of electron beam। इलेक्ट्रॉन बीम की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल की जाती है। The electrons are produced by thermionic emission from a tungsten filament heated by a supply। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? प्रोड्यूस होते हैं थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए से। थर्मियोनिक एमिशन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं टंगस्टन फिलामेंट से जब उसको हीट किया जाता है। ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू ए सिलेंड्रिकल एनोड। सिलेंड्रिकल एनोड को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू ए हाई स्पीड एंड पास थ्रू द होल ऑफ द एनोड इन फॉर्म ऑफ ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ और वो पास करते हैं एक होल से, एनोड के होल से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं? एक फाइन बीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द होल सेटअप इज़ फिटेड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। ये सारा सेटअप कहाँ पे बनाया गया होता है? कि इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में। इसके बाद से एक थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना एक हॉट मेटल सरफेस से, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं। मेटल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप द मेटल सरफेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस्केप नहीं कर सकते मेटल सरफेस से, क्योंकि उनके दरमियान जो न्यूक्लियस के दरमियान एटॉमिक फोर्सेज हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस में वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इफ़ द मेटल इज़ हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, अगर मेटल को हीट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर तक, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मे गेन सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप मेटल सरफेस। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? एनर्जी गेन कर लेंगे, इतनी एनर्जी के वो मेटल से एस्केप कर सकें। थर्मियोनिक एमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। थर्मियोनिक एमिशन और किस प्रोसेस के तहत हो सकती है? जब हीट किया जाए एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट को। टिपिकल द voltage and current used are 6 volt and 0.3 ampere respectively। नॉर्मली जो वोल्टेज यूज़ की जाती है वो 6 वोल्ट है और 0.3 एम्पेयर करंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है? तो जो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं, द क्वांटिटीज़ दैट हैज़ कंटिन्यूस वैल्यूज इज कॉल्ड एज द एनालॉग क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो क्या होती हैं? कंटिन्यूस वैल्यू होती है, जिनकी उसको एनालॉग क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल एनालॉग क्वांटिटीज़ की टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस एंड साउंड, ये हमारे पास क्या है? एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। और इसी तरह जो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं?
the quantities that has a discrete set of value is called as the digital quantity. वो क्वांटिटीज़ जिनकी डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू होती है उसको डिजिटल क्वांटिटी का नाम देते हैं, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 या 0 से। जैसे मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, ये बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में इसको बताऊं कि एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी क्या है, तो बेसिकली जो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं या डिवाइसेस हैं, तो एनालॉग जो डिवाइस है वो ऐसी होती है कि जिसके ऊपर वैल्यू अगर 0 से 10 तक है तो वो तमाम नंबर से गुजर कर जाएगी, डायरेक्ट वो 10 पे नहीं जा सकती। लेकिन डिजिटल क्वांटिटी में ऐसा होता है कि अगर एक वैल्यू है और उसने 10 पे पहुंचना है तो वो ऑटोमेटिकली 10 पे जा सकती है, वो दरमियान वाली वैल्यू उससे नहीं गुजरती। जैसे एनालॉग की अगर एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो मीटर होता है कार का है या बाइक का है, जो स्पीड मेजर करता है, तो बेसिकली वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे थे तो बाइक अचानक से ही 60 पे आ जाए। वो दरमियान की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वहाँ से गुजर कर आएगा, 10 से 20, 30, 40 वो हर एक से गुजर कर आएगा। लेकिन जो डिजिटल होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। डिजिटल में आप अचानक से 10 से 20 तक जा सकते हैं, बीच वाले नंबर स्किप करके। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी बेसिकली एग्जांपल हो सकती है जो आपकी डिजिटल क्लॉक होती है, वहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 2 लिखा हुआ आ जाता है। अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो 1 और 2 के दरमियान भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं जो कि वो शो नहीं करती। So 16.7 है differentiate between analog electronics and digital electronics. Write down names of 5 analog and 5 digital devices that are commonly used in everyday life. सबसे पहले हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताना है। एनालॉग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे सर्किट्स जो एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस कर रहे हो उनको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। और एनालॉग डिवाइसेस कौन सी हैं डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रिक फैन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, आयरन, लैंप, लाउड स्पीकर, रेडियो रिसीवर्स, ये सब क्या हैं? एनालॉग डिवाइसेस हैं। और इसके बाद जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको क्या नाम देंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देंगे। यहाँ पे हेडिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की आएगी। तो वो ब्रांच फिजिक्स जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को हैंडल करें वहाँ पे क्या होता है उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करती है, यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे ये चल रही होती है। डिजिटल डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ आर कंप्यूटर, सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा। डिजिटल डिवाइसेस में जो डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं उनमें कंप्यूटर है, सिक्योरिटी सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं? डिजिटल डिवाइसेस हैं। Next question is stand and explain each case whether the information given by the following devices is an analog or a digital form. हमने हर एक का बताना है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एनालॉग है या डिजिटल है। सबसे पहला क्या है? मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर मेजरिंग द EMF ऑफ ए सेल। EMF मेजर की गई है तो इट इज़ एन एनालॉग डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ EMF अ सेल। जो EMF सेल की मेजर की जाएगी वो कौन सी डिवाइस होती है? बेसिकली मूविंग कॉयल है ना वोल्ट मीटर, तो वो क्या करती है? एनालॉग होती है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग कॉयल इज कंटिन्यूस वेरिएशन विद टाइम, इट इज़ एनालॉग सिग्नल। ये बेसिकली नीडल वाले वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, डिजिटल नहीं। तो नीडल वाले वोल्ट मीटर में क्या होता है? वो एनालॉग डिवाइस होगी। बी ए माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जो माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है तो करंट in the microphone varies according to the variation in sound pressure. Since this variation is continuous, hence current from the microphone is an analog device. तो जो करंट एनालॉग क्वांटिटी यानी कि जो माइक्रोफोन है वो क्या होगा? एनालॉग डिवाइस होगी। सी है सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पंप। सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट है जो वाटर पंप को कंट्रोल करता है। द थर्मोस्टेट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। थर्मोस्टेट डिपेंड कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वेरी करता है टाइम के साथ साथ। इट इज़ एन एनालॉग सिग्नल सो द थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग इज एन एनालॉग डिवाइस।
ये एक एनालॉग सिग्नल है, तो इस वजह से जो थर्मोस्टेट कंट्रोल हो रहा है वो क्या है, एक एनालॉग डिवाइस है। डी ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट जो है, जो कंट्रोल कर रही होती है ट्रैफिक के फ्लो को, वो बेसिकली क्या है, तो वो हमारे पास डिजिटल सर्किट है। क्योंकि हमें या तो रोका जाता है, वो जो लाइट है या तो ऑन होती है या ऑफ होती है, दरम्यान वाला कोई उसके पास रास्ता नहीं होता। तो ऑन ऑफ का मतलब क्या है, ज़ीरो और वन, और जो डिजिटल फॉर्म है वो ज़ीरो और वन में ही डिवाइसेस काम करती हैं, ज़ीरो वन की फॉर्म में काम करती हैं। तो इस वजह से जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो एक डिजिटल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सबसे पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन नॉइस एंड इंटरफेरेंस इज मच लेस इन डिजिटल सिग्नल्स एज दे आर लेस इफेक्टिव। कि डिस्टॉर्शन नॉइस और इंटरफेरेंस जो होती है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कम होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की निस्बत। दूसरा क्या है, डिजिटल सर्किट्स आर मोर रिलायबल। जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा पायदार होते हैं। थर्ड, डिजिटल सर्किट्स आर इजी टू डिज़ाइन एंड चीपर देन एनालॉग सर्किट्स। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने भी आसान होते हैं और वो एनालॉग सर्किट्स की निस्बत आसान भी होते हैं। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल सर्किट्स की ईजी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। The occurrence of crosstalk is very rare in digital communication. Digital communication में जो crosstalk होती है वो बहुत कम होती है। The probability of error occurs in reduced by employing error detecting and error correcting codes. तो ये सब क्या है, probability error जो आ जाता है डिजिटल्स में वो डिजिटल में कम होता है, एनालॉग में ज़्यादा हो सकता है। Spread spectrum technique is used to avoid signal jamming. जो स्पेक्ट्रम टेक्निक है उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल्स जैम ना हो। कन्फिगरिंग प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इज ईजियर देन एनालॉग सिग्नल, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को कन्फिगर करना आसान होता है एनालॉग सिग्नल्स की निस्बत। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको सेव किया जा सकता है और मोर कन्वीनियंटली हम क्या कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं एनालॉग की निस्बत। तो the capacity of this channel is effectively utilized by digital signals. जो कैपेसिटी होती है चैनल की वो इफेक्ट करती है किससे, उसको बेसिकली ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स की मदद से यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल्स। जो तीन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, सबसे पहले तीन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो हैं वो हमारे पास एंड गेट, और गेट और नॉट गेट है। तो एंड गेट को देखते हैं, आउटपुट विल बी ओनली वन इफ ऑल द इनपुट्स आर वन, फॉर एनी अदर केस आउटपुट विल बी ज़ीरो। ये एंड गेट की डेफिनेशन है कि आउटपुट उस वक्त वन होगी जब उसकी तमाम इनपुट्स वन होंगी, बाकी तमाम केसेस में ज़ीरो रहेगा। तो अगर हम इसका सिंबल देखें एंड गेट का, तो एंड गेट का ये सिंबल है, ये दो इनपुट्स हैं ए बी और ये आउटपुट है वाई। इसके बाद इसकी जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए डॉट बी होती है। एंड गेट की जो इक्वेशन है ए डॉट बी है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है एंड गेट का वो आपके सामने दिखाया गया है। डेफिनेशन के मुताबिक आउटपुट वन उस वक्त है जब दोनों इनपुट्स वन हैं, बाकी हर केस में ज़ीरो 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 आ रहा है। इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि 2 0 2 1 फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह करके। तो क्या आना है इसमें कि जहाँ पे दोनों इनपुट्स वन हैं आउटपुट वन होगा, बाकी तमाम केसेस में ज़ीरो होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक गेट है वो है और गेट, आउटपुट विल बी ज़ीरो ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ज़ीरो, फॉर एनी अदर केस आउटपुट विल बी वन। यानी कि आउटपुट उस वक्त ज़ीरो होगी जब तमाम इनपुट्स ज़ीरो होंगी, बाकी तमाम केसेस में आंसर वन रहेगा। तो सिंबल इसका जो है और गेट का, उसमें ये दो इनपुट हैं ए और बी और ये वाई है, जहाँ से इनपुट दी जाती है और जहाँ से आउटपुट ली जाती है, ये सिंबल है और गेट का। इसके बाद जो इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए प्लस बी है, यानी कि दोनों को ऐड करें। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी वन हुआ तो आंसर वन आ जाएगा। ट्रुथ टेबल ये आप सामने देख सकते हैं, कोई एक भी इनपुट वन थी तो आउटपुट वन आ गई। जब दोनों ज़ीरो हों तो आंसर ज़ीरो रहेगा, आउटपुट ज़ीरो रहेगी, अदरवाइज़ वन रहेगी। इसके बाद जो लास्ट इसका थर्ड है हमारे पास लॉजिक गेट, नॉट गेट है। इट हैज़ वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसकी एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। आउटपुट विल ऑलवेज बी इन्वर्जन ऑफ द इनपुट। आउटपुट क्या होगी, इन्वर्जन होगी इनपुट की, यानी कि अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट वन होगी,
और वाइस वर्सा, यानी कि अगर आउटपुट हमारे पास इनपुट 1 हो जाती है तो आउटपुट 0 रहेगी। इसका जो सिंबल है वो आपको दिखाया गया है। ये एक इसकी इनपुट होती है और एक की आउटपुट होती है। यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे जो उसको क्या करेगा, उसका अपोजिट कर देगा। तो इसकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए बार है। बार का मतलब ये है कि अगर 0 होगा तो वो उसको 1 कर देगा, और अगर a की वैल्यू 1 है तो वो उसको 0 कर देगा। ट्रुथ टेबल जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट और ये आउटपुट है, a इक्वल टू वाई ए बार आएगा। तो इनपुट अगर 0 थी तो आउटपुट उसकी 1 आ गई, और इनपुट अगर 1 थी तो आउटपुट इसकी 0 आ गई। तो ये हमारे पास नॉट लॉजिक गेट था। तो जहाँ तक इस चैप्टर के जो रिव्यू क्वेश्चंस थे वो आपने देखे और MCQs देखे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।